नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टडी आश्रम टीएसए। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम रीड फर्स्ट लेवल का ईवीएस का पूरा चैप्टर बाय चैप्टर लेकर के चले। जो आप उत्कर्ष में पेड कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं वो सब सारी चीज़ें कंटेंट वहीं से लिया जा रहा है। दोस्तों, पूरा पढ़ाया जा रहा है, एकदम फ्री में पढ़ेंगे आप यूट्यूब पर। थोड़ा सा ये लिखावट में दोस्तों थोड़ा सा लगेगा कि ये लिखने में अच्छा नहीं, ये फास्ट तरीके से लिखा गया है सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए। आप इसको समझिएगा। नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं आप एक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से आप व्हाट्सअप करिए हमें और वहाँ से आप हमें कहिए तो मैं पीडीएफ दे दूंगा। वैसे आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए तो उससे बेहतर तो कुछ होता ही नहीं है। कृषि एवं बागवानी के बारे में देखते रहें, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। नंबर यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे और नंबर तो गेन होना ही है अगर आप यहाँ से पढ़ाई करते हैं तो। अगर आप जरूर रीड में सिलेक्शन चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। हमने लास्ट वीडियो में एक बार भी नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करें कि ना करें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम देख रहे हैं कृषि एवं बागवानी के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ही कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। लगभग इसमें 60% जनसंख्या भारत के हमारे आजीविका के कृषि पर, और भारत के जीडीपी का लगभग 25 से 30% कृषि पर उत्पन्न होती है। अब 2019 और 20 की बात करेगा तो अभी तो वर्तमान में लगभग में ये दिया है 60%। वैसे अगर कहेंगे तो इसमें आप गूगल करेंगे या फिर कहीं से और देखेंगे 53 से 54% भी मिलेगा देखने के लिए। वहीं भारत में जीडीपी की बात करते हैं तो इसमें 17% से 18% की बात करेगा। लेकिन ये सब जो है तो कृषि और बागवानी वगैरह है तो इसलिए 25 से 30% की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हम देखेंगे फसल के बारे में। जब भी एक पौधे को बड़े पैमाने पर लगाया जाता है तो वो फसल होती है। कोई भी पौधा है बड़े पैमाने पर हम लगाते हैं तो वो क्या होता है, बड़ा पैमाने पर लगा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, फसल होता है। बागवानी की बात करते हैं अगर तो सब्जियां हैं, फूल है, जल फल है, औषधि है, जो भी मसाले हैं उगाना है, ये सारी चीज़ें क्या है, बागवानी होती है। ये करने के लिए वाटिका या उद्यान या बाग की तैयार करना पड़ता है। बागवानी की बात पर कर रहे हैं आप, जैसे देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या है बागवानी में, फल है, फूल है, सब्जियां हैं, औषधियां हैं, मसाले हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, बागवानी में। बाकी के जो भी चीज़ें हैं वो फसल है, दूसरे जगह उत्पादन करते हैं, ये बागवानी में नहीं आते हैं। बाकी की चीज़ें जो भी बता रहे हैं ये सब बागवानी में आ रहे हैं। इसके लिए उद्यान या बाग का निर्माण करना होगा। साथ ही इस कार्य के लिए फावड़ा, तगाड़ी, ये भी कुदाली हो गई, खुरपा हो गया, ये खुरपी वगैरह ETC, ये सारे बहुत सारे चीज़ें जो है तो हमारे उपयोग में आते हैं। बागवानी के लिए सबसे पहले मिट्टी तैयार करना होता है। ये पूछा जा रहा है, सीटेट में भी पूछा जा रहा है, और भी जो भी परीक्षाएं, जो भी टेट परीक्षाएं ज़्यादातर पूछा जाए सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, मिट्टी तैयार किया जाता है। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना होता है। क्यारी है, गड्ढे भरना है, गड्ढे भरने में जो भी मिट्टी की आवश्यकता होती है तो मिट्टी में क्या क्या घटक होते हैं वो सारी चीज़ें हम इसके बारे में देख रहे हैं। मिट्टी एवं गोबर। मिट्टी है, कुछ बालू है। सबसे पहले क्या है, मिट्टी की ज़रूरत है, बालू की ज़रूरत है, और सड़ी खाद, जो भी पत्तियों की खाद है वो उसकी ज़रूरत है। साथ ही गोबर की खादों की भी ज़रूरत है। लेकिन हम सबसे पहले देखिए अगर तो इसका जो अनुपात है, तो आप अगर कहें कि 1 kg मिट्टी है तो 1 kg बालू होना चाहिए, 1 kg सड़ी पत्ती होना चाहिए। 1:1:1 में है। 1 के अनुपात में ये सारी चीज़ें सबसे पहले हमें देखना होगा कि मिट्टी तैयार करना होता है। सबसे पहले क्या होता है, खेत में मिट्टी तैयार करना होता है। सेकंड हमारा टॉपिक है बीज रोपण करना है, कलम लगाना, पौधे लगाना, इसके बारे में देखते हैं। जैसे बात करते हैं अगर बीज रोपण के लिए, कलम लगाने के लिए, पौधरोपण के बुवाई की जाती है। साथ ही मौसम के अनुसार की बात करें, अगर मौसम के अनुसार जो भी किया जाता है ये सारी बुवाई की जाती है मौसम के अनुसार। साथ ही कलम के रोपण के लिए जो है रोपण के दौरान जो है तो 9 इंच, कलम रोपण के दौरान 9 इंच की दूरी रखनी चाहिए। जो भी कलम हम लगा रहे हैं, जो भी कलम का प्लांटेशन कर रहे हैं उसके बीच में हमें 9 इंच की दूरी रखना जरूरी है। बुवाई में प्रयुक्त औजार की बात करते हैं अगर वहीं से, तो उड़ना की बात करेंगे आप। उड़ना सब लोग समझते हैं, अगर कीप के आकार का होता है। अगर आप देसी कहीं आप गांव से बिलोंग करते हैं तो इसको उड़ना को जो है तो आप नारी के रूप में भी देख सकते हैं कि ये नारी होती है। इसमें से बुवाई की जाती है, किसान लोग बैल में यूज करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें बताया जा रहा है कि उड़ना जो है तो कीप के आकार का होता है। इस औजार में बीजों को कीप के अंदर डालने या दो से अधिक भी होते नुकीले वाले सिरे या वाले पाइप से गुजर करके, ऊपर से एक कीप टाइप का होगा, उसमें से हम अनाज डालेंगे और 2-3 पाइप लगी रहती है जो ज़मीन के अंदर आती है और बैल या ट्रैक्टर में लगा रहता है। आपसे ड्रिल देखें उसी तरह का होता है, लेकिन ये छोटे मात्रा में, मतलब छोटे रूप आकार में होता है ये। तो नुकीले होते हैं, बड़े वाले सिरे में वाले पाइप से गुजर करके ये सिरे मिट्टी में भेद करके बुवाई करते हैं। उड़ना क्या होता है, कीप के आकार का होता है। इस औजार में बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले वाले सिरे वाले पाइप से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद करके ज़मीन पर या भूमि में बुवाई करते हैं। ये क्या होता है, एक उड़ना होता है। अगर उड़ना पूछ ले रेट में कि उड़ना किस काम में आता है, तो बुवाई के काम में आता है, कीप के आकार का होता है। सीड ड्रिल की बात करते हैं वहीं।
ये सीड ड्रिल होता है, इसे ट्रैक्टर से संबंधित संचालित करते हैं। इसका उपयोग जो है भी बीजों के मध्य उचित दूरी, ऐसा ये कहने के लिए है कि बीजों के मध्य उचित दूरी की बीजों को भूमि में उचित गहराई स्थान पर डाला जाता है। लेकिन ये भी बुवाई करने के लिए एक लंबे सीड ड्रिल होता है, 9 ड्रिल होते हैं, जिसको ट्रैक्टर के कल्टीवेटर की तरह होता है। इसमें जो है तो लगा करके बीजों को डाल करके बुवाई करते हैं। तो इसमें फिक्स कर दिया जाता है कितने दूरी पर बीज गिरेंगे, कितनी डिस्टेंस होगी, कितनी लंबाई होगी, ये सारी चीज़ें मध्य में उचित कितनी दूरी बनेगी, ये सारी चीज़ें जो है तो सीड ड्रिल निर्धारित करता है। उसमें एक कुछ डिजाइन रहते हैं, उसको आप टाइट करेंगे, ढीला करेंगे तो इस तरह से बन जाता है। उसमें पाटा चलाने की बात करते हैं, अगर वहीं बुआई के बाद जो है तो पाटा चलाना होता है, यानी मिट्टी को बीजों में के अंदर दबाना होता है। ऐसे खेतों में जो तो हल चला करके या ट्रैक्टर से बुआई हल जोतने के बाद उसमें जो भी बीज है उसको डालने के बाद पाटा चला देते हैं, यानी बराबर कर देते हैं उसको, वही पाटा चलाना होता है। निराई गुड़ाई के बारे में बताएंगे अगर तो आपको ले तो, हालांकि जो भी अर्बन एरिया के लोग हैं उनको पता नहीं होगा। निराई गुड़ाई करना, खुरपी की सहायता से पौधों को बचाते हुए मिट्टी की खुदाई की जाती है। जो भी पौधा लगा है उसके किनारे किनारे खुदाई की जाती है, जो भी खरपतवार है, जो भी कचरा है उसको निकाला जाता है। ये सब क्या होती है, निराई गुड़ाई है। ये एक जो भी किसान का बेटा है या किसान के घर की बेटी है उस सबको पता होगा। ये जो भी कीटनाशी है, पीड़कनाशी, इसके बारे में हम देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है जो भी कीटनाशी है, पीड़कनाशी, कीटों से बचाने के लिए जो भी प्रयोग किए जाते हैं ये सब क्या होते हैं, कीटनाशी होते हैं। इसका हम प्रयोग करते हैं। डीटी है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया। ये इसमें गेमेक्सन हो गया, एक BHC हो गया, ये तीनों चीज़ जो है तो ये क्या है, कीटनाशक है। ये कीटनाशक का प्रयोग करते हैं कीटों से बचाने के लिए। एक DDT हो गया, एक गेमेक्सन हो गया और एक क्या हो गया, BHC हो गया है। एक हमारा डिस्टिंक है। डिस्टिंक क्या होता है, ये एक नया नाम दिख रहा है, डिस्टिंक। ये पौधों में जो भी अनावश्यक पत्तियां होती हैं, टहनियाँ होती हैं, जो भी पत्ती हैं, टहनी है, उसको हटाने के लिए ही क्या कहा जाता है, डिस्टिंक कहा जाता है। जो भी हमारा पौधे हैं उनमें जो भी अनावश्यक पत्तियां होती हैं उसको हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, या डिस्टिंक का प्रयोग किया जाता है। जैसे लकड़ियाँ जो भी बढ़ रहे हैं, डिस्टिंग हो गई। हमारी टोपोग्राफी क्या होती है, पौधों में विशेष रूप से डिजाइन तैयार करने के लिए जो भी कटाई या छटाई की जाती है, विशेष रूप से डिजाइन दी जाती है उसमें, वो टोपोग्राफी होती है। आप देख रहे हैं कि जो भी टोपोग्राफी है, जैसे कोई पेड़ है उसको काट छाँट करके एक डिजाइन तैयार कर दिया गया, मोरपंखी है, गुलमोहर वगैरह, ये सारी चीज़ें ऐसे पेड़ हैं, पौधे हैं जिनमें डिजाइन तैयार किया जाता है। पादप को सुंदर बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे मोरपंखी देख लीजिए, एक पेड़ है, गुड़हल है, और ये बोगनविलिया है, रेलिया है, मेरी है, ये सब टोपोग्राफी के एक अच्छे उदाहरण मान सकते हैं इनको। ये सारी चीज़ें अच्छे से इनको डिजाइन किया जाता है, मोरपंखी वगैरह। इसको आप पार्क वगैरह में देखें, कई तरह के डिजाइन के तो टोपोग्राफी कहलाती है, उसको क्या कहते हैं, टोपोग्राफी। इसमें डिजाइन तैयार करके, वो डिस्टिंक्ट तो होता है कि जो अनावश्यक चीज़ें हैं, इधर से उधर डाल टूट के गिर गई, उनको काटना छाटना होता है। लेकिन टोपोग्राफी क्या होता है, इनमें एक विशेष प्रकार की डिजाइन तैयार की जाती है। कुछ एक पार्ट है पादपों को सहारा देना। अब कहेंगे कि ये क्या बता रहे थे, लेकिन हाँ, पादपों को भी सहारा दिया जाता है। कुछ ऐसे पादप होते हैं जो, कुछ पादपों में फल लगने पर सहारे की आवश्यकता होती है। जैसे बांस की पतली के साथ कपड़े सुतली से बांधते हैं, अधिक कसावट से नहीं बांधते, ज़्यादा कसावट के बांधने से गांठ बन जाती है और जल का संचरण जो होता है वो भी रुक जाता है। तो ऐसे में पादपों को सहारा, जैसे कुछ जो सरीसृप पौधे वगैरह हैं उनमें ऐसा किया जाता है। जो भी अपने दम पर खड़े नहीं हो सकते उनको सहारे की ज़रूरत होती है। साथ ही हमारा भंडारा की बात करते हैं। भंडारा तो हम कर रहे हैं बिल्कुल, ये फ्री में पढ़ा करके आप लोगों को। दोस्तों इसको आप मज़े से एंजॉय करिए। इसको लिखावट में आप बिल्कुल भी मत जाइएगा, जितना आपकी काम की चीज़ है वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है। अगर आप इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन वो हाथ की लिखी हुई चीज़ देखिए दोस्तों, कुछ अलग ही मैटर करता है। तो भंडारण को ध्यान में रखिए। कटाई के बाद भंडारण करते हैं, जिससे इसको सैलो, आप देखे होंगे कि सैलो वगैरह में रखा जाता है, जिसे शीत गृह कहते हैं। भंडारण करते हैं उसे शीत गृह कहते हैं या सैलो कहते हैं। उसमें अनाज में जैसे कुछ मिला करके हम कुछ केमिकल वगैरह मिलाते हैं, उसको हम कहते हैं, एक हो गया हमारा क्लोरोसोल हो गया, एक क्लोरोसोल हो गया, और साथ ही एक सल्फास है। ये एकदम तगड़ा वाला जहर है दोस्तों। ECB की बात करें, ECB इंजेक्शन होता है, कार्बन डाइसल्फाइड होता है, डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइसल्फाइड है। साथ ही नेफ्थिन की टैबलेट आती है, वो भी होता है। कॉपर कार्बोनेट होता है। नीम की पत्तियां हो गई, पारा मिट्टी का मिश्रण हो गया, लहसुन की पत्ती हो गई, दिया सलाई का मतलब होता है कि जो माचिस की तिली। ये सारी चीज़ें जो है तो अनाज में मिला करके रखी जाती हैं, जिसे कीटनाशक कहते हैं, और कीट जो है तो नहीं लगते इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि इसमें एक क्या होता है, क्लोरोसोल होता है। क्लोरोसोल के बाद सल्फास होता है, फिर ECB इंजेक्शन होता है, एक कार्बन डाइसल्फाइड होता है, एक नेफ्थलीन होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है। तो हमने क्लोरोसोल, सल्फास,
ECB इंजेक्शन, कार्बन डाइसल्फाइड, नेफ्थलीन, कॉपर कार्बोनेट, नीम की पत्ती तो हर आम आदमी को पता है, लेकिन ये पारा मिट्टी का मिश्रण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पारा मिट्टी का मिश्रण होता है, इसको भी मिला करके रखते हैं। लहसुन की पत्तियाँ वगैरह होती, इसको भी मिला करके रखते हैं। दियासलाई यानी माचिस की तिली वगैरह, इसको भी मिला करके रखते हैं। हमारा नेक्स्ट देख रहे हैं उद्यान वाटिका रेखांकन की विधियाँ। उद्यान हो गया, वाटिका रेखांकन की करने की विधियाँ के बारे में हम देख रहे हैं। इसके बारे में देखिए, पेड़ के मध्य वर्गाकार एक विधि है, वर्गाकार विधि है। यह उद्यान वाटिका रेखांकन करने की एक महत्वपूर्ण विधि है, जिसे हम कहते हैं वर्गाकार है। इसमें किस तरह से किया जाता है देखिएगा। पेड़ के मध्य की दूरी तथा कतार की दूरी एक बराबर, प्रत्येक वृक्ष दूसरे में, जो भी पेड़ है, पेड़ के मध्य की दूरी और जो लाइनें हैं कतार, एक प्रत्येक वृक्ष एक दूसरे वृक्ष के साथ समकोण स्थान पर होता है और समतल बराबर। ये सबसे ज़्यादा है जो है तो सरलतम और प्रचलन विधि में है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है तो सिंचाई में भी आसान होता है। आप देख सकते हैं कि वर्गाकार है ये, यहाँ 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 ऐसे सब जो है तो एक दूसरे के समकोण आकार में ये रखे हैं। एक पेड़ के मध्य की दूरी भी जो है तो उचित आकार में है, साथ में ये पेड़ और ये पेड़ के मध्य में दूरी, और ये जो एक लंबाई हो गई एक कतार में, ये सारी चीज़ें भी जो है तो ये दो पेड़ के मध्य की दूरी है और ये दो कतार के मध्य की दूरी है। तो आप इसको इस तरह से ध्यान में रखिए, ऐसे इस तरह से इसको कि पेड़ के मध्य की दूरी और कतार की दूरी जो है तो बराबर होती है। प्रत्येक वृक्ष जो है तो एक समकोणीय स्थान पर मिलते हैं और सबसे सरलतम प्रचलन विधि जो है तो यही है, क्योंकि सबसे आसान होता है सिंचाई करने के लिए। तो वर्गाकार विधि जो है तो उद्यान और वाटिका का रेखांकन करने के लिए महत्वपूर्ण एक विधि होती है। हमारा नेक्स्ट जो है तो आयताकार विधि के बारे में देख रहे हैं। आयताकार विधि क्या होती है, इसी में से देखेंगे कि आयताकार विधि, इसी विधि में दो पंक्तियों में चार पौधे मिलाकर जो भी आयत का निर्माण करते हैं। देखिए बना हुआ है एक इस तरह से, इसको आप ऐसे कह सकते हैं, एक आयत का चित्र बनाइए ऐसे। इसमें एक कुछ डिफरेंस है उस वर्गाकार से, इसमें कुछ डिफरेंस है, इसके बारे में देखते हैं। इस विधि में दो पंक्तियों में चार पौधे होते हैं, एक तो एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। एक आयत का निर्माण करते हैं। पौधे तथा पंक्ति के मध्य की दूरी में अंतर होता है। अब देखिए ये पौधा है, एक ये पौधा हो गया, एक ये पौधा हो गया, और ये जो है तो एक दूसरी पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। तो इस दूसरी पंक्तियों में कम दूरी है और दो पौधों के बीच में ज़्यादा दूरी है। तो यही चीज़ बता रहा है कि पौधे की पंक्ति और पौधे और पौधे के बीच के अंतर की दूरियाँ जो है तो इसमें अंतर होता है। पौधे की दूरी पंक्ति की दूरी में सबसे अधिक, इसमें क्या होता है, पौधे की दूरी पंक्ति की दूरी से अधिक होती है। पौधे की दूरी, ये पौधे की दूरी जो है तो पंक्ति दूरी से अधिक होती है। तो ये पंक्ति की दूरी ये वाली है, ये पौधे की दूरी है, तो इसमें अधिक दूरी होती है। मतलब पौधे की दूरी जो है तो अधिक है, पौधे की दूरी अधिक है और पंक्ति की दूरी कम है इसमें। इसी में एक आयताकार विधि आप तो समझ में आ जाएगा किस तरह से होती है। एक अंतराक्षण की इसी में होता है, एक अंतराक्षण। इस दूरी के कारण जो है तो एक अंतराक्षण के कारण सर्वोत्तम विधि है। अंतराक्षण जो है तो फसलों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान में किसी अन्य प्रकार की फसल उगाना अंतराक्षण कहलाता है। जो भी ये भी जगह है, इन जगहों में कोई अन्य फसलों का उगाना, यही क्या कहलाता है, अंतराक्षण कहलाता है। इन्हीं मध्य में जो जगह बचते हैं ये क्या होते हैं, इसमें अंतराक्षण कहलाते हैं। और ऐसा कहाँ कहाँ होता है, जहाँ पर ज़मीन की कमी होती है, जहाँ भूमि की कमी होती है या फिर महंगी भूमि होती है, इस तरह से यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आगे और देखने के लिए मिलेगा आपको नेक्स्ट पे कि किस तरह के ज़मीनों का प्रयोग किया जाता है। तो त्रिभुजाकार विधि होती है। त्रिभुजाकार विधि में आप देखेंगे कि प्रत्येक 3 पादप मिल करके त्रिभुज का निर्माण करते हैं। प्रत्येक 3 पादप मिल करके एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तिरछे खेत का सदुपयोग, इसी विधि में संपूर्ण क्षेत्रफल का फसल का प्रयोग की हो जाए, इसलिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। बड़े फल वृक्षों में विशेष रूप से इस तरह की विधियों का प्रयोग किया जाता है। जहाँ बड़े फल वृक्षों का प्लांटेशन किया जाता है, त्रिभुजाकार होती है। तो प्रत्येक 3 पादप मिलकर के त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तिरछे खेतों में इस तरह का विधियों का प्रयोग किया जाता है। पंचवृक्षीय विधि के बारे में देख रहे हैं। पंचवृक्षीय विधि क्या होती है दोस्तों, इसको देखिएगा। ये साथ ही वर्गाकार के ही रूप के जैसे है, लेकिन इसमें कुछ अलग से चीज़ें हैं, बताते हैं आपको। देखिए आइए, यह एक वर्गाकार विधि का ही संशोधित रूप है। इस विधि में 4 वृक्षों के मध्य एक अतिरिक्त वृक्ष होता है, इसे पूरक वृक्ष कहते हैं। ये देखिए बीच में लगा हुआ है,
इसे पूरक वृक्ष के रूप में भी देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है इस विधि से फल उद्यान की प्रारंभिक अवस्था में आय प्राप्त होने लगती है। यह विधि काम आती है जहाँ ज़मीन की कीमत ज़्यादा होती है। माफ़ करिए दोस्तों, हमने तीसरी विधि में बता दिया था जो हमारी आयताकार विधि है कि इस विधि का जहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ ज़मीन कम है, लेकिन ये पंचवृक्षीय विधि है। पंचवृक्षीय विधि का मतलब है कि ये जो है तो एक वर्गाकार का संशोधित रूप है। इसमें एक बीच में पेड़ लगाया जाता है जिसे पूरक वृक्ष कहते हैं या फिलेर प्लांट कहते हैं। इसे पूरक वृक्ष या फिलेर प्लांट कहते हैं। ये वर्गाकार के रूप में होती है और जहाँ पर जगह कम होती है, ज़मीन ज़्यादा महंगी होती है, वहाँ प्रयोग किया जाता है किसका, पंचवृक्षीय विधि का। हमारा नेक्स्ट है षटकोणी विधि। षटकोणी विधि में एक थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है जो दूसरों से बिल्कुल अलग बनाती है इसे। षटकोणी विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में 6 पादप मिलकर के षटभुज का निर्माण करते हैं। आप देख रहे हैं इस पेड़ में, इस विधि में 6 पादप मिलकर के षटभुज का निर्माण करते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, ये 6 पेड़ मिलकर के षटभुज का निर्माण करते हैं। इसे समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है इससे, समबाहु त्रिभुज, इसलिए इसे समबाहु त्रिभुज विधि भी कहते हैं। और बीच में एक, और ये ज़्यादातर जो है तो इसका प्रयोग होता नहीं है क्योंकि ये कठिन विधि है, तो इसमें जो है तो एक और वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, लगाया जाता है। ये 7वां वृक्ष होता है। ये क्या है, इसमें एक बीच में 7वें वृक्ष का प्रयोग किया लगाते हैं इसमें। हालांकि इसमें 7 वृक्ष होंगे, लेकिन इसमें जो है तो इसका नाम जो है तो षटकोणी विधि ही है। इसे समबाहु त्रिभुज विधि भी कहते हैं। इसमें 6 पादप होते हैं, इसमें 7वां वृक्ष भी होता है, पर उसका जो है तो नाम जो है तो षटकोणी विधि है। ये कंटूर विधि आ गई दोस्तों। ये कंटूर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। कंटूर विधि है, यह पहाड़ी क्षेत्रों अथवा नीचे क्षेत्रों में भी प्रयुक्त होती है। इस विधि को जो है तो सीढ़ीनुमा, आप ये देखिए सीढ़ीनुमा किस तरह से बनाई गई है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊंचे नीचे क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाती है। इसे सीढ़ीनुमा में भी सीढ़ीनुमा ये होती है। यह जो है तो चाय, इलायची, तंबाकू के लिए सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है, कंटूर विधि होती है। हम नेक्स्ट देख रहे हैं, हमारा कहाँ तक है, सिंचाई के बारे में देखेंगे क्या है इसमें। कृषि के बारे में देख रहे हैं तो हम सिंचाई के बारे में तो देखेंगे ही। कृषि है, बागवानी है। एक दोस्तों ये एक पार्ट में नहीं होगा, इसको हम सेकंड पार्ट अलग से बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा उसको हम पढ़ेंगे फिर से। सिंचाई के बारे में देख रहे हैं अगर, तो बीजों के अंकुरण के लिए जल की आवश्यकता होती है, सबको पता होता है। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए, श्वसन के लिए जल की आवश्यकता होती है। साथ ही भोजन के आवागमन के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। सिंचाई कहाँ से, भोजन, अगर पेड़ को भोजन कैसे मिल रहा है, नीचे से जल का जब ऊपर जाइलम द्वारा ऊपर ले जाया जाता है, तभी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से जो है तो भोजन बनाते हैं। तो इसलिए भोजन के आवागमन के माध्यम किसमें से होता है, जल के माध्यम से ही होता है। पोषक पदार्थ जल में ही घुल करके संचरण करते हैं। गर्म हवाओं और पाले से पादप की सुरक्षा जल के माध्यम से की जाती है। यह जो है तो जल पूर्ति सिंचाई होती है, इसे जल पूर्ति सिंचाई भी कहते हैं। फलदार जो भी वृक्ष हैं, देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये एक बार क्या है कि इसको आप ध्यान में रखेंगे, कैसे बरबरी आप सुनते बस जाएँ इसको, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी। यहाँ से सवाल ज़रूर बनेंगे। जो भी फलदार वृक्ष में पानी देने के लिए एक थावला या दहला बनाते हैं। फलदार जो वृक्ष है उसमें अगर पानी देने की बात करते हैं तो उसमें थावला बनाते हैं। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो इसको थावला कहते हैं। किनारे किनारे गड्ढा को देंगे उसमें पानी डालने के लिए, ये थावला कहलाता है। साथ ही दहला बनाएगा, अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो आप इसको दहला कहते होंगे। साथ ही जड़ों में अधिक मात्रा में जल जाने से पादप की हानि भी हो सकती है। जड़ जो है तो उसमें अगर ज़्यादा जल चला गया तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा पेड़ों को नुकसान भी होता है। सिंचाई का सर्वोत्तम समय जो होता है तो वो रात्रिकाल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सिंचाई का सर्वोत्तम समय जो होता है तो वो रात्रिकाल होता है। दोपहर में नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये बाष्पीकरण होकर के क्या हो जाता है, पानी समाप्त हो जाता है या हवा में उड़ जाता है। स्रोत की बात करते हैं, अगर कुएं हो गया, नहर है, तालाब है, झील है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। साथ ही हमने इस निश्चित कुछ सिंचाई के प्रयुक्त उपकरण के बारे में देखेंगे। मोट है घिरनी। मोट है घिरनी यानी जो भी कुआँ है, कुएँ में 2 एंगल लगाई जाती है और एक इसमें ऐसे लगाई जाती है और इसमें एक जिसमें से रस्सी डाल करके ये गिर्री टाइप की लगाते हैं। इसमें ये रस्सी जो है तो इसमें डालते हैं और इसमें से पानी खींचते हैं, तो इसी को मोट या घिरनी कहते हैं, गड़ारी कहते हैं शुद्ध देसी भाषा में। राहट की बात करते हैं तो राहट एक ऐसे कुआँ के पास होता है और इसमें जो है तो यहाँ पे ऐसे टीन के डब्बे लगे होते हैं और ये जो है तो ऐसे घूमता है और ये नीचे से पानी यहाँ से उठाता है ऐसे, ऊपर आकर के यहाँ
फेंक देता है, फिर चला जाता है इसे घूम करके। तो ये क्या होता है, एक अपना रहट होता है। विद्युत पंप के बारे में आप सबको पता है कि विद्युत पंप क्या होता है, इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। चेन भी आपको पता है कि चेन क्या होता है। ढेकली जो है तो एक तरह से ऐसा होता है कि बीच में मेड़ बनी हुई है, बीच में एक मेड़ बंधान की तरह, इधर पानी है इधर नहीं है, तो इधर से इधर तक एक ऐसे डूंगा टाइप का पाइप लगा रहता है, उसमें से पानी भरते हैं, ऊपर उठा देते हैं, तो ये ढेकली लेकर के आता है। लाव चड़स भी ऐसा ही होता है, एक लाव चड़स होता है और ये ढेकली होती है, एक मोट घिरनी होती है, राट होती है, बस इनका नाम बस ध्यान में रखना है हमें। सिंचाई की कुछ आधुनिक विधियों के बारे में देखते हैं। आप लोग उसको सर्च करके देखिए गूगल में, क्या होता है, मोट घिरनी कैसे होते हैं, लाव चड़स कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक ड्रिप सिस्टम होता है, बूंद बूंद विधि कहते हैं इसको, साथ ही स्प्रिंकलिंग सिस्टम भी इसको कहते हैं, जो फव्वारा विधि के नाम से भी जानी जाती है। छिद्रित विधियों की सहायता से अगर बूंद बूंद पानी जड़ों के पास दे छोड़ा जाता है तो यह समतल क्षेत्र में इसके साथ खाद का भी मिश्रण किया जाता है। यह छिद्रित पाइपों की सहायता से बूंद बूंद पानी जड़ों के पास छोड़ा जाता है, समतल क्षेत्रों में ज़्यादा उपयोगी है। साथ ही इसमें जो है तो खादों का भी मिश्रण किया जाता है। ये क्या होती है, ये ड्रिप सिस्टम होता है। ये ड्रिप सिस्टम है, ये एक ड्रिप सिस्टम का उदाहरण दे रहा है यहाँ पे। ये ड्रिप सिस्टम, ये स्प्रिंकलिंग सिस्टम का है। हम इसमें जो है तो जल का नियंत्रण करते हैं, इसमें जल का नियंत्रण होता है, जिससे जल संरक्षण या संभव होता है इसमें। साथ ही इसमें पाइप बिछाई जाती है, साथ ही इसमें जो अपना स्प्रिंग सिस्टम है, इसमें पाइप बिछाते हैं। इसमें पाइप बिछाने के बाद जो है तो पाइप बीच बीच में छेद होता है, जिसमें नोजल लगा रहता है। साथ ही उस नोजल से जो है तो फव्वारे रूप में पानी निकलता है। और साथ ही ये प्रयोग जो है तो उबड़ खाबड़ के लिए प्रयोग किया जाता है। स्प्रिंकलिंग सिस्टम उबड़ खाबड़ के लिए प्रयोग किया जाता है। जो भी अपना ड्रिप सिस्टम है, ये समतल क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। साथ ही समतल क्षेत्र में जो भी ड्रिप सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें खादों का भी मिश्रण पानी के साथ किया जाता है। साथ ही हम देख रहे हैं इसमें जल का नियंत्रण होता है, साथ ही इसमें जल का नियंत्रण भी होता है, जल संरक्षण संभव है, ऊर्जा की बचत होती है और श्रमिकों की जो भी पर व्यय की होती है वो भी बचत होती है। साथ ही पौधों में पोषक तत्वों के ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होती है, ऊर्जा की बचत होती है। यह पद्धति जल की कमी वाले क्षेत्र में ज़्यादा उपयुक्त है। कौन सी? यह पद्धति जो है तो स्प्रिंकलिंग सिस्टम, जहाँ जल की पद्धति, ये पद्धति वहाँ है जहाँ जल की कमी पाई जाती है। इसमें पानी फव्वारा ऐसे प्रतीत होता है जैसे वर्षा हो रही है। तो हमारे जो भी जगह है जहाँ उबड़ खाबड़ है, जहाँ से पाइप से या हर जगह पानी नहीं पहुँचा सकता है, तो ऊपर के बारिश के रूप में ये गिरती है, तो हर जगह सिंचाई हो जाती है। हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपना कर्षण क्रिया, इसी का भाग है। आज हम यहीं तक रखेंगे। आप अगर ये अच्छा लगता है वीडियो को आपको, तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए। ये रीड फर्स्ट लेवल का है, ईवीएस का पूरा चैप्टर वाइज लेकर के चलेंगे। साथ ही जो आपको उत्कर्ष क्लासेस में पूरा पेड पढ़ाया जा रहा है, सेम वही चीज़ें, वहीं से कंटेंट उठाया जा रहा है दोस्तों, पढ़ा जा रहा है आपके लिए। एक स्टूडेंट को सपोर्ट करिए, बस पढ़िए, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।